जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो शुरुआत पहले क्वेश्चन की। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाखर, घोराट, गिरवा या फिर सांगलिया, इस नाम से जाना जाता है। ये भौतिक प्रदेश जो राजस्थान के चारों हैं, अरावली, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी पठारी, यहाँ से जो शब्दावली है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिरोही के आसपास कटी फटी पहाड़ियां, उनको क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। और बोराट क्षेत्र उदयपुर में है, और गिरवा की पहाड़ियां भी किस क्षेत्र में है? उदयपुर में पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व की ओर जाती है? जैसे ये हमारा राजस्थान है और यहाँ से इस साइड से अरावली पर्वतमाला प्रवेश करती है, आपको पता है, और इधर झुंझुनू से पार निकल जाती है हरियाणा और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक। ये टोटल इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर है। तो राजस्थान में भी सिरोही क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ से कहाँ से? सिरोही में प्रवेश करती है। याद रखना, पालनपुर गुजरात के खेड़ बर्मा से ये सही रूप से दिखाई देने लगती है। वैसे ये लक्षद्वीप जो लक्षद्वीप है, अरब सागर को इसके पिता कहा जाता है, क्योंकि वहां से ये उद्गम होती है। विंध्यन कगार का विस्तार राजस्थान के किस भाग में है? वह है विंध्यन कगार भूमि का विस्तार राजस्थान के जिस भाग में है वह है पूर्वी में, उत्तरी में, दक्षिणी में या पश्चिमी में? विंध्यन कगार। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीटीआई, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, इसके अलावा इससे पहले जो एग्जाम हुआ था कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सही जवाब विंध्यन कगार भूमि का जो विस्तार है वो पूर्वी क्षेत्र में है। ये आपका इधर है ना क्षेत्र, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटार, इस क्षेत्र में इस विंध्यन कगार भूमि का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में? तो सीधा सा क्वेश्चन आपके लिए, सिरोही जिले में माउंट आबू में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है राजस्थान की, जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, कई जगह 1727 मीटर भी आती है। तो सिरोही केंद्र है। और राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी भी शेर, ये भी कहाँ पे? सिरोही में। तीसरी जरगा उदयपुर में है। छप्पन का मैदान इनमें से किन जिलों में स्थित है? छप्पन का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। छप्पन का मैदान सबसे पहले कौन सी नदी बनाती है? तो आपको पता है माही नदी। और माही नदी, ये छप्पन का मैदान जब आ जाए तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। वैसे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तीनों ही जिलों में है, लेकिन जब ऑप्शन इस प्रकार के सामने आपके रख दिए जाएं तो उत्तर आएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इसका उत्तर करना है। पिछले 2-3 सालों में एग्जाम में आ चुका है, इसका उत्तर यही माना गया है, ये याद रखना। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके विस्तार की दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक है। दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक इस प्रकार है। और इधर से ये चौड़ी है, ये बीच में पतली है, और यहाँ यानी एकदम बिल्कुल पतली है, जो अजमेर जिला आता है, यहाँ उदयपुर आता है, और यहाँ से सिरोही से प्रवेश करते हैं और लास्ट खेतड़ी, झुंझुनू तक। ब्रज नगर के नाम से जाना जाता है ओसिया, झालरापाटन, रामदेवरा या भीनमाल? ब्रज नगर के नाम से जाना जाता है, ओसिया को कहते हैं तो जोधपुर में है, झालरापाटन झालावाड़ को, रामदेवरा जैसलमेर को, या भीनमाल जालौर को? तो याद रखना, ब्रज नगर जो कहा जाता है वो कहा जाता है झालरापाटन झालावाड़ को। किसको कहा जाता है? झालरापाटन झालावाड़ को। श्रीपंत किसको कहा जाता है? चाकसू जयपुर को, बयाना भरतपुर को, पुष्कर अजमेर को, या बाड़मेर को? श्रीपंत किसको कहा जाता है? ये प्राचीन नाम इनके थे, अब वर्तमान के इनके नाम चेंज हो गए। तो श्रीपंत बयाना भरतपुर को कहा जाता था। उकेश या उपकेश पटन कहा जाता है नगरी को, जालौर को, ओसिया को, या अमेर को? केश या उपकेश पटन कहा जाता है, तो ध्यान रखना ओसिया, जोधपुर के अंदर जो ओसिया है, जो प्रतिहार शैली में यहाँ जैन धर्म के जो मंदिर बने हुए हैं, ओसिया को क्या कहा जाता है? उपकेश पटन या उकेश के नाम से जाना जाता है। कैलाशपुरी किसका प्राचीन नाम है?
नाथद्वारा का, एकलिंग जी का, सांवलिया जी का, या उपयुक्त सभी। कैलाशपुरी किसका प्राचीन नाम है? नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंगनाथ जी उदयपुर, या सांवलिया जी चित्तौड़गढ़। कैलाशपुरी कहा जाता है एकलिंग जी को, ध्यान रखना। कैलाशपुरी, ये कैलाशपुरी स्थान है नागदा उदयपुर में। कहाँ पे है? नागदा उदयपुर में है। और यहाँ पे बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था। उसके बाद में इस कैलाशपुरी को क्या कहने लगे? एकलिंग जी का, एकलिंग जी कहने लग गए। सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? गोपालपाल क्रोली को कहते हैं, देवानगर नाकोड़ा को कहते हैं, सत्यपुर सांचौर को कहते हैं, या उपयुक्त सभी। कौन सा सत्य इसमें से? तो ये प्राचीन के नाम है। देखो, क्रोली को पहले गोपालपाल कहते थे, नाकोड़ा बाड़मेर को पहले मेवानगर कहते थे, और सांचौर जालोर को पहले क्या कहते थे? सत्यपुर कहा जाता था। तो उपयुक्त सभी सत्य। तो आसान है ये भी क्वेश्चन। मरुस्थलीय प्रदेश की दो विशेषताएं बताइए। जो मरुस्थल का प्रदेश है, हमारे लगभग 61.11% भाग पर, यानी पश्चिमी उत्तर पश्चिम मरुस्थल फैला हुआ है। उसकी विशेषता क्या है? विशाल रेत का फैलाव है, चट्टानी परिवक्त शिलाएं हैं, उच्च तापमान रहता है, वर्षा की कमी है, धूल भरी हवाएं चलती है, बालू टीले हैं, कम वायु दाब है, व आर्द्रता की कमी है। इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ये मुझे कमेंट करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या जवाब इसका दे पाओगे आप? तो इसका सही जवाब हो गया विशाल रेत के फैलाव है और चट्टानी परिव्यक्त शिलाएं हैं। देखो, उच्च तापमान रहता है, लेकिन वर्षा की कमी तो है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं है। धूल भरी हवाएं भी चलती है, बालू टीले भी हैं, कम वायु दाब है, और आर्द्रता की भी कमी है, लेकिन कई जगह नहीं है। लेकिन सही उत्तर एकदम क्लियर, कुछ विशाल रेत, यानी सिर्फ इसने मरुस्थल का पूछे स्पेशल। ठीक है, तो विशाल रेत का फैलाव है, लेकिन चट्टानी पर्वत की शिलाएं भी है। जैसे जोधपुर के अंदर है, पोखरण के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है, यहाँ पे चट्टानी मरुस्थल भी पाया जाता है। राजस्थान बांगर का कौन सा लघु प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? राजस्थान बांगर, बांगर का मतलब क्या होता है? जब जल के द्वारा लाई गई मिट्टी पुरानी हो जाती है, वो बांगर होती है, और खादर होती है नई मिट्टी। तो बांगर का कौन सा लघु प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? नागौरी उच्चभूमि, मरुस्थली, सांबर बेसिन, या शेखावटी भूभाग। कौन सा क्षेत्र बांगर का लघु प्रदेश आंतरिक कहलाता है? तो शेखावटी भूभाग कहलाता है। अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में कौन सी वायु घाटियां पाई जाती है? अजमेर के, ये अजमेर है, इसके उत्तर पूर्व में स्थित अरावली में कौन सी दो वायु घाटियां पाई जाती है? वायु घाटियां, जहां से वायु प्रवेश करके और मरुस्थल का इधर इधर ये पूर्व में हवा प्रवेश करती है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। अलग अलवर व राजगढ़ के आसपास, शेखावटी व नागौरी उच्चभूमि में, सांबर झील के आसपास, तथा अजमेर ब्यावर के बीच, या पाली या मारवाड़ के आसपास। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये RSMSSB जो है, जो राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय है, उसका तो सबसे पसंद का क्वेश्चन है। इस प्रकार का वो क्वेश्चन पक्का पूछता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांबर झील के आसपास व अजमेर ब्यावर के बीच का जो क्षेत्र है, वो वायु घाटियों के रूप में पाया जाता है। रचनात्मक दृष्टि से अरावली श्रृंखला किस रचना क्रम से है? पहली क्रम से, धारवाड़ क्रम से, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्रम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। रचनात्मक दृष्टि से अरावली श्रृंखला किस रचना क्रम में है? तो याद रखना, दहली क्रम में है। किस क्रम में? दहली क्रम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। राजस्थान बांगर का कौन सा लघु प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो ये दोबारा आ गया। तो इसका उत्तर देख लेना क्या हो जाएगा? शेखावटी भूभाग हो जाएगा। आयड़ नदी को जाना जाता है, आयड़ नदी को जाना जाता है, वन की आशा कहते हैं, चरमवती कहते हैं, बेड़च कहते हैं, या खारी कहते हैं? आयड़ नदी को जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आयड़ नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसका नाम होता है, जब ये उद्गम होता है इसका, तो ये आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। और फिर उदय सागर झील में, उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। और बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है। बेड़च, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? यानी एक बेड़च हो गई, एक बनास हो गई, और एक मेनाल, तीनों का संगम जहां होता है, जिसको कहते हैं त्रिवेणी संगम, तीन नदियों का संगम, वो कहाँ पे है? डूंगरपुर में, बिगोद भीलवाड़ा में, रामेश्वर में, या सांचौर भीलवाड़ा में?
तो बनास नदी पर 2-3 त्रिवेणी संगम मिलते हैं, वो सारे याद रखने, पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास, बेड़च और मेनाल नदी का संगम होता है। राजसमंद में दिवेर में किस नदी का उद्गम स्थल है? राजसमंद के दिवेर में किस नदी का, यानी दिवेर की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? कोठारी नदी का, गंभीरी नदी का, खारी नदी का या निमाज नदी का? तो राजसमंद में दिवेर का युद्ध भी हुआ था अक्टूबर 1582 को, और दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी निकलती है। कोठारी नदी जिसमें भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर कहाँ बनाया गया है? अभी आ गया ये। मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर कहाँ बनाया गया है? अजमेर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में? मेजा बांध का जो निर्माण किया गया है कोठारी नदी पर, मेज भीलवाड़ा में किया गया है। खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राजसमंद में बिजराल गांव से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, कुंभलगढ़ से या कोई नहीं? ध्यान रखना, एक खारी नदी एक बंगाल की खाड़ी वाली भी है, एक अरब सागर की खाड़ी वाली भी है, और एक है आंतरिक प्रवाह की। कई खारी है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर ही खारी मिट्टी का चयन किया जाता है। तो यहाँ पे इसने सिर्फ उद्गम पूछा है, तो खारी नदी का उद्गम राजसमंद में बिजराल गांव से होता है। और ये खारी नदी कौन सी है? जो बनास नदी में उद्गमित होती है। तो राजसमंद में बिजराल गांव से खारी नदी का उद्गम होता है। ये बनास की सहायक नदी है। किसकी? बनास नदी की सहायक नदी है। एक लूनी की सहायक नदी भी खारी है, और एक आंतरिक प्रवाह की भी खारी है। तो 3-3 नदियां हैं, वो ऑप्शन के आधार पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है, ये याद रखना। अगला, लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? लूनी नदी का पानी 6 जिलों में बहती है ये। लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? बालोतरा, आना सागर, कच्छ या सभी क्षेत्र से? तो आपने सुना होगा बालोतरा, बाड़मेर में ये नदी मिट्ठी खारी नदी के नाम से जानी जाती है, और वहां इसका पानी खारा हो जाता है बालोतरा से आगे। और बालोतरा शहर, जब लूनी नदी में नाग पहाड़ी में बारिश होती है, तो बालोतरा शहर के डूबने का खतरा रहता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? भीलड़ी, सुकड़ी, जवाई, सोन। बहुत ही खास है। लूनी नदी की सहायक नदियां याद करनी है, तो लगभग स्त्रीलिंग की जितनी भी नदियां आएगी वो सारी आएगी, जैसे लीलड़ी, सुकड़ी, जवाई, मीठड़ी, खारी, बांडी, ठीक है, जोजड़ी, ये सारी लूनी की सहायक नदी है। लेकिन सोम किसकी सहायक नदी है? सोम माही नदी की सहायक नदी है, जो बेणेश्वर धाम में के पास मिलती है। ध्यान रखना, पेपर में सहायक नदियों से पेपर में पक्का क्वेश्चन नदियों का आता है, तो सहायक नदियां अच्छे तरीके से याद करनी है। देवली टोंक नामक स्थान पर बनास में कौन सी नदी मिलती है? देवली टोंक नामक स्थान पर बनास में कौन सी नदी मिलती है? कोठारी, पार्वती, खारी या फिर मेनाल? कौन सी नदी देवली नामक स्थान पे मिलती है? तो खारी मिलती है। कौन सी मिलती है? खारी नदी। ये बनास नदी भी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और 6 जिलों में बहकर रामेश्वर नामक स्थान सवाईमाधोपुर में, चंबल में मिल जाती है। टूणी नदी का उद्गम स्थल है? गोगुंदा का पठार, अमरोरू की धार, नक्की झील या नागपाड़? टूणी नदी का उद्गम कहाँ होता है? अब देखो, नदियों से संबंधित कितने क्वेश्चन आ गए। तो अभी मैंने बताया था, नागपाड़ अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है, और अजमेर में बहने के बाद ये नागौर, जोधपुर और इधर पाली और बाड़मेर, जालोर होती हुई यहाँ कहाँ चली जाती है? लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। मानसी वाकल परियोजना किस जिले की जलापूर्ति योजना है? यानी मानसी वाकल परियोजना से किस जिले को जलापूर्ति होती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या धौलपुर? सही जवाब आपको देना है मानसी वाकल नदी। तो याद रखना, उदयपुर, उदयपुर को मानसी वाकल परियोजना से जलापूर्ति होती है। अमरोहू या अमरोरू की पहाड़ी धार से किस नदी का उद्गम होता है? अमरोरू या ये धार क्या है? धार जिला है, मध्य प्रदेश का धार जिला है। अब आपको पता लग गया, धार जिले से राजस्थान में प्रवाहित होने वाली किस नदी का उद्गम होता है? माही नदी, बेड़च नदी या चंबल नदी या जाखम नदी? तो अमरोरू या अमरोहू की पहाड़ी से माही नदी का उद्गम होता है, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। और बेड़च नदी का आयड नदी मैंने आपको बता दिया। चंबल नदी ये भी जाना पावा की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से उद्गम होती है। और जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलती है, भंवर माता की पहाड़ी से। करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी की डूब जाने हेतु बनाई गई परियोजना का नाम क्या है? करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी की डूब से बचाने हेतु बनाई गई परियोजना का नाम क्या है? और आपने सुना होगा, करौली में पांचना बांध बना हुआ है, अमेरिका के सहायता से मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है, और 5 नदियों के संगम पर है। भद्रावती है, अट्टा, मासी और ये 4-5 नदियां हैं।
ठीक है। तो जब भद्रावती में क्या है कि बाढ़ आती है तो करौली क्षेत्र डूब जाता है, इसलिए एक परियोजना बना दी। उस परियोजना का नाम है चूली देह परियोजना। कौन सी? चूली देह परियोजना करौली में बनाई गई है। मोहनगढ़ व गडरा रोड नामक स्थान पर क्रमशः किन जिलों में स्थित है? मोहनगढ़ कहाँ पे है और गडरा रोड दोनों ही चर्चित है। मोहनगढ़ तक इंदिरा गांधी की मुख्य नहर की लंबाई, मुख्य नहर गई हुई है। गडरा रोड तक 0 पॉइंट है। तो ये किन जिलों में है? तो ध्यान रखना, मोहनगढ़ तो है जैसलमेर में और गडरा रोड है बाड़मेर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की साझेदारी से निर्मित परियोजना कौन सी है? हिंदुस्तान है जिंक लिमिटेड जिसका मुख्यालय देवारी उदयपुर में है और राजस्थान की साझेदारी से निर्मित परियोजना इनमें से कौन सी है? मुंडोती सिंचाई परियोजना, ओरई परियोजना, चूरू परियोजना या मानसी वाकल परियोजना। तो इनमें से कौन सी है? मानसी वाकल परियोजना, जिसको जलापूर्ति उदयपुर जिले को होती है। चौतीना कुआं कहाँ स्थित है? चौतीना कुआं कहाँ स्थित है? बीकानेर में, बूंदी में, जोधपुर में, पाली में। शायद बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कुआं पहली बार सुना। जो ये चौतीना, जय नहीं है, चौतीना कुआं है ये। कौन सा? चौतीना कुआं कहाँ स्थित है? तो बीकानेर के अंदर। ऐसे अपवादी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद रखना ये क्वेश्चन। मत्स्य बीज उत्पादन के लिए स्थापित शुष्क बांध प्रजनन केंद्र रावजी की तलाई किस जिले में स्थित है? मत्स्य यानी मछली के बीज उत्पादन करने के लिए स्थापित एक शुष्क बांध प्रजनन केंद्र है जिसका नाम है रावजी की तलाई। प्रजनन केंद्र है रावजी की तलाई में बनाया हुआ है। यह किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या फिर हनुमानगढ़ में? कहाँ पे है? तो याद रखना, रावजी की तलाई, जहां पर मत्स्य बीज उत्पादन के लिए शुष्क बांध प्रजनन केंद्र बनाया गया है, उदयपुर में स्थित है। तरुण भारत संघ के सहयोग से बाहुता गांव में बनाया गया सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? तरुण भारत संघ आज तक आपने सुना होगा, तरुण राजस्थान है, तरुण पत्रिका कोई अखबार है, ये सुना है। लेकिन इसके सहयोग से बाहुता गांव में एक सांकड़ा, ठीक है, सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? वो बांध पहली बार आपने नाम सुना होगा, ध्यान रखना, ये अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पे? अलवर में। निम्न में से कौन सा जिला जिप्सम के उत्पादन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जिला है जहां जिप्सम नहीं होती? जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, सीकर। तो सही जवाब है सीकर के अंदर जिप्सम का वास्ता नहीं है। अगर है तो थोड़ी बहुत है, लेकिन यहाँ पे इससे सबसे ज्यादा है। जिप्सम खनिज के दो अन्य नाम क्या है? इस जिप्सम जो अधात्विक खनिज है, इसके दो अन्य नाम क्या है? हरसोट से सेलेनाइट, हरसोट साइलोमेनिन, साइलोमेनिन ब्रोनाइट या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जिप्सम को हरसोट भी कहते हैं और सेलेनाइट ऐसे के रूप में निकलता है। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में सीधा ही पूछ लिया जाता है। हरसोट किसका नाम है? जिप्सम का। निम्न में से कौन से स्थान से तांबा प्राप्त नहीं होता? अब तांबे की खान आपको पता होना चाहिए। खोदरीबा अलवर, सुलुम्बर अंजनी उदयपुर, रघुनाथपुरा सीकर, मेनाल भीलवाड़ा। इनमें से किस खान से तांबा प्राप्त नहीं होता? तो याद रखना, मेनाल भीलवाड़ा से नहीं होता। मेनाल जलप्रपात है मेनाल नदी पर भीलवाड़ा में। तीनों से, खोदरीबा अलवर, सुलुम्बर अंजनी उदयपुर, रघुनाथपुरा सीकर और खेतड़ी झुंझुनू से तांबा प्राप्त किया जाता है। जेम गार्नेट सर्वाधिक पाया जाता है सीकर में, झुंझुनू में, टोंक में, अलवर में। एक खनिज है जेम गार्नेट, सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना, जेम जो गार्नेट है वो सर्वाधिक टोंक के अंदर पाया जाता है। बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। राज्य में सातों रंगों का मार्बल कहाँ पाया जाता है? यानी 7 रंग का मार्बल राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना, खांदरा गांव पाली में पाया जाता है। 7 रंग का कहाँ पाया जाता है? खांदरा गांव पाली में पाया जाता है। 7 रंग, यानी जैसे मार्बल निकलता है तो सातों रंगों के रूप में निकलता है। सिरोही का वालदा क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सिरोही का वालदा क्षेत्र घिया पत्थर के लिए, टिन के लिए, टंगस्टन के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो सिरोही का वालदा क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, बेगाना, नागौर और सिरोही का वालदा क्षेत्र टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कपास की खेती किस जिले में होती है? राजस्थान में कपास की खेती किस जिले में होती है? हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, बांसवाड़ा में या सभी में? तो याद रखना, कपास की जो खेती होती है वो
सभी में होती है, हनुमानगढ़ भी होती है, गंगानगर, बांसवाड़ा, तीनों में ही होती है, ध्यान रखना। आपको पता है कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, श्री गंगानगर में, उप केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है, तो याद रखना तीनों में ही। कौन सा पौधा परजीवी या मर्तजीवी है? कौन सा पौधा जीवी या मर्तजीवी है इनमें से? टमाटर, मशरूम, अफीम, गोभी, ये तो सीधा ही पता है आपको, मशरूम है। अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं होती है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, उदयपुर, कोटा। अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं होती है? तो चित्तौड़गढ़, झालावाड़, उदयपुर, कोटा जिले में अफीम की खेती नहीं होती है। ऑप्शन के आधार पर है ये। निम्न में से असंगत क्या है? गेहूं, चना, बाजरा, सरसों। अब कई बार पेपर में सीधा ही आ जाता है, अब किस आधार पे पूछ रहा है, तो आपको ये एक ध्यान रखना है कि ये फसल के आधार पर, कि रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, उस आधार पर देखो। गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है और सरसों रबी की फसल है, तो असुमेलित कौन सा हो गया? बाजरा किसकी है? खरीफ की फसल है। हरी बाली रोग किस फसल में होता है? हरी बाली रोग किस फसल में होता है? ज्वार में, बाजरा में, या गेहूं में, या फिर जौ में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरी बाली। तो ये बाजरा रोग, बाजरा फसल है उसमें होता है। एक पीछे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देख लेना। अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं होती है? तो उदयपुर में नहीं होती है। अभी झालावाड़, टोंक, ये झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ तीनों में होती है, उदयपुर में नहीं होती है। थोड़ा सा सही कर लेना इसको। इसके बाद है रेड रोट। रेड रोट बीमारी किस फसल की है? गन्ना की, गेहूं की, चावल की, मटर की। आज लगभग ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा है। और जो रेड रोट बीमारी हो जाती है, जिसको लाल सड़न रोग कहते हैं, वो गन्ने के अंदर होता है। गन्ना खाया आपने, देखा होगा अंदर लाल से कीड़े से होते हैं, तो वो रोग होता है, याद रख लेना। निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। तिल, मूंगफली, अरंडी, सरसों। चारों में से क्या करोगे आप? तिल, मूंगफली, अरंडी, सरसों। सारी तिल है ना, लेकिन इनमें से एक रबी की है, बाकी खरीफ की है। देखो, तिल, मूंगफली और अरंडी तीनों खरीफ की फसल है, जबकि सरसों क्या है? रबी की फसल है, इसलिए अलग हो गया। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? गाय की सर्वश्रेष्ठ, गिर, हरियाणवी, राठी या जर्सी? ये तो आपने सुना है, राठी गाय राजस्थान की कामधेनु कहलाती है और सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। खुरपका मुंह पक्का रोग पशुओं में होता है। खुरपका मुंह पक्का का रोग पशुओं में होता है। खुरपका मुंह पक्का रोग पशुओं में होता है, ये तो आपको लगभग पता ही है। जीवाणुओं से होता है कि विषाणुओं से होता है? प्रोटोजोआ से, किससे? तो विषाणुओं से होता है। विषाणु से मुंह, ये घरों में आ जाता है ना, पशु कहते हैं ना मुंह पक गया, खुर पक के, तो विषाणु से होता है, याद रखना इसको। खेरी नस्ल किसकी है? गाय की है, भेड़ की है, बकरी की है, भैंस की है? नाम सुना क्या आपने? खेरी। अब गाय, भेड़, बकरी, भैंस की बहुत सारी नस्ल सुनी है, तो खेरी नहीं सुना होगा, ध्यान रखना, भेड़ की नस्ल है ये खेरी। किसकी है? खेरी भेड़ की नस्ल है।